हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोशल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DPSP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? DPSP। DPSP का फुल फॉर्म अगर हम देखें, जिसको इंग्लिश के फॉर्म में कहते हैं, DPSP का आशय है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसी को हिंदी में हम कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे कहते हैं DPSP। DPSP को फुल फॉर्म, उसका जो फुल फॉर्म है इंग्लिश का, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दोस्तों, एक वन लाइनर क्वेश्चन में बन जाता है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनते हैं कि DPSP किसे कहते हैं। तो DPSP कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व को ही कहते हैं, जबकि इसका अंग्रेजी जो वर्जन है, जो अंग्रेजी इसका नाम है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको दोनों डाउन कर लीजिए। साथ ही साथ राज्य के नीति निदेशक तत्व की जो विचारधारा है हमारे संविधान में, वो लिया गया आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्व को लिया गया, उसकी विचारधारा को लिया गया। यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन जाते हैं। तो सामान्य तौर पे आपको ये याद रखना है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो विचार है, जो उसका भाव है, वो हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। और साथ ही साथ PM राव संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने एक सलाह दिया कि मौलिक अधिकार 2 प्रकार के होने चाहिए, यानी जो मूल अधिकार है वो 2 प्रकार का होना चाहिए। मूल अधिकार 1 और मूल अधिकार 2। DM राव जी ने कहा मूल अधिकार 2 तरह के होने चाहिए, मूल अधिकार 1st एंड मूल अधिकार 2nd। लेकिन DM राव जी का यह सुझाव ऐसा था कि जो 1st मूल अधिकार है वो तुरंत, यानी देश के संविधान लागू होने के बाद तुरंत नागरिकों को प्राप्त हो जाना चाहिए, यानी तत्काल प्रभाव से इसको लागू किया जाना चाहिए। और दूसरे प्रकार का जो मौलिक अधिकार है, इस समय राज्य समय समय पर अपने नागरिकों के हितों के लिए, राज्य के कल्याण के लिए यह दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह राज्य की स्वेच्छा पर ही निर्भर होगा। तो पहला जो तत्काल प्रभाव से मूल अधिकार की बात की गई, तो उसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, मौलिक अधिकार। तो जो पहले अधिकार की बात DM राव जी ने किया, वह मौलिक अधिकार की बात किया। और मौलिक अधिकार जान रहे हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है, भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है। लेकिन इस मौलिक अधिकार की बात जो DM राव जी ने कहा, दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकार की बात, तो DM राव जी का यह जो दूसरे प्रकार का मौलिक अधिकार है, इसी को कहते हैं DPSP। हालांकि नाम बदल दिया गया, संविधान सभा ने सिर्फ नाम में परिवर्तन किया, लेकिन यह विचार DM राव जी का ही था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व भी होना चाहिए, जो राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अपना योगदान निभाए। तो दोस्तों, इसके पहले एक और चीज हमें समझना है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की जो विचारधारा है, सामान्यतः इसका जो भाषा है या इसकी जो विचारधारा है, वह 3 प्रकार की विचारधारा है। पहली
गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है और साथ ही साथ उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है। तो इन तीनों यानी तीनों सिद्धांतों पर मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लागू होता है। कौन सा? संघातीवादी, समाजवादी और उदारवादी। और साथ ही साथ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई जो प्रस्तावना में भी कही गई, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात कहाँ कहा गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया। तो दोस्तों, इसको पहले एक फ्रेमिंग कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, दोस्तों देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो विचारधारा आई, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा संविधान के भाग 4 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत है 4 के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है? 22। तो 22 भाग में जो चौथे नंबर का भाग है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है, उसके सिद्धांतों की बात करता है। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों की बात अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच किया गया, जो भाग 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अनुच्छेदों के बारे में इसका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 दोस्तों क्या कहता है? अनुच्छेद 36 यह कहता है कि राज्य की परिभाषा क्या है, यानी राज्य हम किसे कहेंगे, राज्य का मानक क्या है, राज्य की आधारशिला किस आधार पे हम किस शब्दों में या किस विचारधारा से हम राज्य को राज्य कर सकते हैं, यानी राज्य की परिभाषा का जो वर्णन है अनुच्छेद 36 में। यानी राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है। लेकिन अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार वाला सेक्शन अगर आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 का वर्णन है। अनुच्छेद 12 भी राज्य की परिभाषाओं की बात करता है, उसकी व्याख्या करता है। और यह जो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा देता है, वही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी अक्षर से कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला जो अनुच्छेद है, अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 37 है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 37 यह कहता है कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले जितने भी विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उस सारे सब्जेक्टों को न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, या उसको लागू नहीं किया जा सकता, या उसके खिलाफ कोई वाद नहीं लाया जा सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह राज्य की स्वेच्छा पर निर्भर है, राज्य इसे लागू करे अथवा न करे। इसलिए अनुच्छेद 37 कहता है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, यानी न्यायालय में इसको लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालय में इसके खिलाफ कोई वाद नहीं लाया जा सकता, यह अनुच्छेद 37 करता है।
अनुच्छेद 38 क्या कहता है मित्रों? अनुच्छेद 38 कहता है अनुच्छेद 38 के अंतर्गत जो बातें वर्णित है उसमें है राज्य लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी राज्य जो है 38 अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना का प्रयास करेगा। यानी राज्य की जिम्मेवारी होगी कि वो अपने स्टेट को, अपने राज्य को, राज्य के लोगों के सहयोग के माध्यम से या अपने कानून के माध्यम से वह राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेगा। उसके बाद देखते हैं मित्रों, इसी में अनुच्छेद 38 जो इसी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी बात कही गई। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात भी यहाँ पे किया गया। उसके बाद आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है सभी को समान न्याय मिलना चाहिए, यानी समान न्याय और समान विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। यानी 39 कहता है समान न्याय की व्यवस्था हो तथा विधिक सहायता प्राप्त हो। विधिक सहायता प्राप्त हो। इसी में अनुच्छेद 39 ए जोड़ा गया। 39 ए कहता है दोस्तों कि सभी सार्वजनिक हितों का समान वेतन, यानी 39 ए कहता है, अनुच्छेद 39 ए कहता है कि सभी को या समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। यानी समान कार्य के लिए समान वेतन की जो विचारधारा है, जो भारत संविधान में वर्णित है, वो 39 ए के अंतर्गत है। 39 ए के अंतर्गत जो महिला और पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन की व्याख्या करता है, वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत व्याख्या करता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें आपको, यह संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन के तहत के अंतर्गत यह बात वर्णित की गई। इसके बाद देखते हैं 39 ख जोड़ा गया, 39 बी जोड़ा गया। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति का भी इस प्रकार से वितरण होना चाहिए ताकि सारे लोगों का हित हो सके। यानी सार्वजनिक संपत्ति का सार्वजनिक हित की बात 39 ख कहता है। सार्वजनिक संपत्ति का वितरण तथा सार्वजनिक हित की बात हो रही है। यानी सार्वजनिक
धन का वितरण और सार्वजनिक हित की बात अनुच्छेद 39 ख के अंतर्गत या 39 बी के अंतर्गत बात कही गई। इसके बाद देखते हैं एक सेक्शन और है 39 ग 39C। 39C क्या कहता है दोस्तों कि 39C में कहा गया है कि धन का समान वितरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धन का समान वितरण होना चाहिए। तो 39C कहता है धन का समान वितरण हो, धन का समान वितरण हो। तो ये जो 3 सेक्शन है 39 समान न्याय और विधिक सहायता की बात करता है, 39A समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, जो पुरुष और महिला दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। उसके बाद 39B में कहा गया दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति का वितरण इस प्रकार हो ताकि सार्वजनिक हित हो सके। उसके बाद 39C कहता है धन का समान वितरण। 39C में ये बात कही गई कि धन का समान वितरण होना चाहिए। अब आगे चलते हैं 39 के बाद आता है दोस्तों अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 आप सभी जानते हैं, बड़ा चर्चित अनुच्छेद है 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की बात। किसकी बात है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 41 कहता है कि जो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता क्या है? लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है। तो अनुच्छेद 41 कहता है लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता में देखिए, लोक सहायता में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे पेंशन है, कोई खाद्यान्न वितरण का कोई स्कीम हो, या कोई ऐसा स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट कमजोर वर्गों के लिए लाता है और उसको अनिवार्य रूप से सक्षम बनाने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में यह सब लोक सहायता के श्रेणी में आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 में तो यह कहता है कि काम का न्याय संगत तथा मानवोचित दशा होनी चाहिए। काम का न्याय संगत तथा मानवोचित दशा होनी चाहिए। मानवोचित दशा होना चाहिए, यानी काम ऐसा होना चाहिए जो न्याय संगत हो और मानव के लिए उचित हो। ऐसा ना हो कि उसके साथ शोषण हो रहा हो, उसके अधिकारों का हनन हो रहा हो। इस प्रकार का काम होना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए जो न्याय योग्य हो, यानी न्याय के अनुरूप हो, और साथ ही साथ उसे मानवोचित की श्रेणी में भी रखा जा सके। इस प्रकार का कार्य होना चाहिए और राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस प्रकार का काम अपने नागरिकों को दिलवाए। लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, तो इसके अंतर्गत वो लागू भी कर सकते हैं, अदरवाइज लागू नहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए वो बाध्य नहीं है।
उसके बाद देखते हैं मित्रों अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना, यानी राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने नागरिकों को निर्वाह करने के लिए मजदूरी दे या कोई उसको कोई काम दे, और साथ ही साथ उसे कुटीर उद्योगों के लिए भी प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। इसीलिए दोस्तों अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 43 ए या क जोड़ा गया, और यह जोड़ा गया कब? क्योंकि जोड़ा गया इसलिए कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, और इसमें ये कहा गया कि 42वें नहीं है, इसको थोड़ा हटा दीजिएगा आप लोग। ये जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन 2011, 97वें संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत 43 ए जोड़ा गया, और इसमें ये कहा गया कि राज्य जो है अपनी सहकारी समितियों का बढ़ावा देगी या बढ़ावा करने का प्रयास करेगी, अभिवृद्धि का प्रयास करेगी। सहकारी समितियों की अभिवृद्धि करेगी, अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगी। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 44। आप सभी जानते हैं बड़ा चर्चित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता मित्रों आप लोग जानते होंगे कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, यानी ऐसा कानून होना चाहिए जो प्रत्येक नागरिकों पर लागू हो और सबके लिए इक्वल कानून हो, यानी किसी भी कानून या किसी भी लॉ के अंतर्गत कोई भेदभाव न हो। यह अनुच्छेद 44 कहता है, और राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह क्या करने का प्रयास करेगा या लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 आप लोग जानते ही हैं। अनुच्छेद 45 कहता है दोस्तों 0 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा तथा उनके पोषण की बात करता है। पोषण यानी अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें और उनके पोषण की व्यवस्था करें, ताकि वो स्वस्थ रूप से अपने समाज का विकास कर सके। आगे देखते हैं अनुच्छेद 46 क्या कहता है मित्रों। अनुच्छेद 46 कहता है SC/ST के संदर्भ में। अनुच्छेद 46 कहता है SC और ST के संदर्भ में शिक्षा और अर्थ संबंधी अभिवृद्धि करेगा। अर्थ मतलब आर्थिक रूप से वृद्धि करेगा, यानी यह जो वर्ग है SC और ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके विकास के लिए राज्य क्या करेगा? इनकी शिक्षा और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रयास करेगा या प्रतिबद्ध होगा। राज्य की यह जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन फिर भी बात नहीं आ गई कि यह राज्य की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो करे या न करे। और अगर नहीं करता तो कोई भी नागरिक इस वाद को, इस मामले को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कर सकता या वाद नहीं ला सकता, ऐसा अनुच्छेद 37 कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 47 है। थोड़ा सा आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा हम इसके बाद 47, 48, 49 और 50 की चर्चा करेंगे। तो मित्रों हो गया, फिर हम शुरू करते हैं। अभी 46 तक हो गया है, तो 47 के बाद शुरू करते हैं। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 कहता है दोस्तों
पोषाहार की व्यवस्था होना चाहिए और साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। यानी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि पोषाहार की व्यवस्था करे और लोक स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास करे, यह राज्य का कर्तव्य है। इसी में दोस्तों देखिएगा पान मसाला और मद्य निषेध की बात आती है। यानी यहाँ हम मद्य निषेध की बात कर सकते हैं। मद्य निषेध का आशय है शराबबंदी। मद्य निषेध और पान मसाला आदि पर प्रतिबंध लगाने का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 47 है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही मद्य का निषेध होता है, यानी शराबबंदी होती है, जो बिहार वगैरह में किया गया है। या यानी राज्य ये जानता था कि शराबबंदी करने से राज्य के लोगों का स्वास्थ्य और उनका पोषण अच्छा हो सकता है, इसलिए उन्होंने शराबबंदी जैसे कदम उठाए। उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा पान मसालों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसके संदर्भ में समय समय पे चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन राज्य का यह कर्तव्य होगा कि पोषण और पोषाहार संबंधी और उनके लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था करने का वो कटिबद्ध होगा, प्रयासरत होगा, उसका कर्तव्य होगा। यह अनुच्छेद 47 कहता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन की बात अनुच्छेद 48 में कही गई। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 48A। 48A भी जोड़ा गया दोस्तों। यह 48A जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। और इसके जोड़ने के बाद इसमें जो बातें कही गई उसमें है पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई। पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की बात। वन्य जीवों की सुरक्षा की बात अनुच्छेद 48A में कहा गया है। यानी अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48A ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं और जो उसके संसाधन हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक तथा उनकी संपत्तियों के संरक्षण करने का जो दायित्व होगा वह राज्य का होगा। और राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति है या जो उसका संसाधन है, उसकी सुरक्षा राज्य करेगा। और राज्य की यह नैतिक जिम्मेदारी होगी कि इसके लिए प्रतिबद्ध होगा। अनुच्छेद 49 यानी अनुच्छेद 49 यह कहता है। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 50 पर। दो अनुच्छेद और बचे हुए हैं, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत दोस्तों, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं? अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका क्या है? कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण
पृथक्करण करता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 बहुत ही चर्चित है, आप सभी जानते होंगे। अनुच्छेद 51 में क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसका प्रतिबंध है। तो इसका जो व्यवस्था है राज्य जो करेगा, राज्य की जो जिम्मेदारी होगी अनुच्छेद 51 के अंतर्गत होगी। तो दोस्तों यह 36 से 51 तक के अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, जहां से प्रश्न बन सकते थे, वो हमने बता दिए। और इसके बाद अगला जो भाग होगा, भाग 4 क, ये मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में होगा। अगला वीडियो हमारा मौलिक कर्तव्य से जुड़ा होगा। तो यह जो सेक्शन हमने मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात हमने कही, यहाँ से 1-2 प्रश्न सारे परीक्षाओं में जो जीएस बेस्ड एग्जाम है, वहां से 1-2 प्रश्न जरूर आने हैं। मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये 3 सेक्शन ऐसे महत्वपूर्ण हैं जहां से 2 से 3 प्रश्न आने अनिवार्यतः ही यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से हमें नहीं चूकना है, ऐसे सेक्शन को हमें बड़े गंभीरता से देखना है ताकि हम अपने लक्ष्य में कामयाब हों, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ दोस्तों हम फिर विदा लेते हैं। आप लोग वीडियो देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने का प्रयास करिए ताकि हम इसी तरह हमारा जो मनोबल बढ़ता है और अगले वीडियो के लिए हम प्रयास करें। हालांकि अगला वीडियो हमारा कल आ जाएगा राज्य के मौलिक कर्तव्य के ऊपर, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि और थोड़ा सा तकनीकी का उपयोग कर दिया जाए। थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से तकनीक का अभाव है, कुछ समस्याएं आ रही हैं, वॉइस वगैरह सही नहीं आ रहा है, फिर भी प्रयास करेंगे कि इसमें कुछ सुधार हो। तो धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा और आगे भी इसी तरह देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।